ठीक है आप लोग? अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। अच्छा लगने का दो कारण है कि इस चीज़ का लोगों का इंतज़ार होता है, तो मन में एक अलग तरह का उत्साह होता होगा। अभी आपको इंटरव्यू के अलावा कुछ और पढ़ने का मन नहीं होता होगा। अभी पीटी के एग्ज़ाम हैं, लेकिन पीटी पर मन जाता नहीं होगा। ये भी सोचते होंगे कि कुछ ऐसा हो, और कुछ ऐसा क्या कि इसी बार मेरा हो जाए, और होना ही है। इसलिए हमेशा ही आप एक अलग फील करते होंगे। इसके संबंध में बहुत कुछ जानने का आपको मन करता होगा। बहुत लोगों से आपसी जो चर्चा है वो भी करते होंगे। और सबसे बड़ी बात कि दोस्तों का, रिश्तेदारों का जो एप्रिसिएशन है वो आपको मिलना शुरू हो गया होगा। ये इससे भी ज़्यादा मिलेगा जब आप अंतिम रूप से क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। वो वास्तविक रहेगा। मतलब स्वप्न को मूर्त रूप लेने में एक कड़ी बाकी है। कल हम लोगों ने अपनी परिचर्चा में बायोडाटा के संबंधों में जाना। आज इंटरव्यू के संबंध में जो कुछ सामान्य चीज़ें हैं जो अभ्यर्थी करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, और कुछ ऐसे चीज़ जो हमें करना चाहिए, उन तमाम प्रश्नों का उत्तर आज खोजेंगे हम लोग कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम कैसे दें, वहाँ पर किस तरह से दें। कल की परिचर्चा में ढेर सारे प्रश्न हम लोगों का बना था, और ढेर सारे प्रश्न रुक चुके थे जिसको आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरुआत किया जाए। तो सबसे पहला सवाल है, जी बिल्कुल करेंगे। कल भी बताए थे कि आप लोगों का जो भी व्यक्तिगत सवाल होगा, चूँकि इंटरव्यू व्यक्तिगत तैयारी है, तो आपका जो भी प्रश्न होगा वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, जो लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, जो लोग ऑनलाइन से मुझे देख रहे हैं, उनके भी जो कोई प्रश्न हो, उनका भी कोई इंटरव्यू के संबंध में जानकारी हो, वो लेना चाह रहे हो, तो बेझिझक मेरे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट में आप अपने समस्या को लिखकर उसका उत्तर ले सकते हैं। मेरा मकसद ही है कि आप लोगों का सही मार्गदर्शन हो, और महत्तम जो है सो आपकी सफलता। तो आप अपने बारे में जितना से जितना सवाल बनाए हैं, उन सब का उत्तर देना मेरा काम है, और उन सब के लिए तैयार होना आपका भी ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि आप उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। इंटरव्यू में हमसे क्या पूछा जाएगा ये तो पता नहीं होता, लेकिन तैयारी करके हम अपने बारे में बहुत कुछ तैयार कर चुके होते हैं, जिससे कि हम उन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सहज रह सकें। इसलिए इंटरव्यू के संबंध में तैयारी जो है, या इंटरव्यू का जो तैयारी है, वो अपने आप को सुरक्षित और सहज बनाने का एक माध्यम है। इसलिए आप हमेशा इस बात को सोचिए
कि संवाद कहीं से भी शुरू हो सकता है, उसका कोई भी माध्यम हो सकता है। शुरुआत करें हम लोग। तो पहला संवाद यहीं से शुरुआत करते हैं कि हम आपका चयन क्यों करें। अगर इस तरह से प्रश्न आपके पास आ जाए, क्या हो सकता है कि हम आपका चयन क्यों करें? आप अपना वो 3 गुण बनाइए जो प्रशासन में हमें मदद करेगा, या जिसके आधार पर मैं आपका चयन करूं। अगर बोर्ड ने इस तरह से प्रश्न आपके समक्ष रखे तो इसके भी तो उत्तर बनने चाहिए, नहीं? तो शुरुआत करें। और अगर मान लीजिए कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास ना हो, या ऐसा कोई भी प्रश्न जिसका उत्तर मेरे पास ना हो, तो मैं क्या करूं? मैं उस अवस्था में क्या करूं? मैं सॉरी बोल सकता हूं, अनभिज्ञता व्यक्त कर सकता हूं। तो अनभिज्ञता व्यक्त करना व्यक्तित्व का नकारात्मक पहलू नहीं है, क्योंकि व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं होता है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो व्यक्ति के सीमा से बाहर होती है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन इसका अर्थ तो यह नहीं होता कि हमारा व्यक्तित्व नकारात्मक हो गया। तो उस समय में हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, हमारे व्यक्तित्व पर जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसा होना चाहिए। जो हम उत्तर दे रहे होते हैं वो सारे लोग सुन रहे होते हैं, या हम भी उसे समझ रहे होते हैं। लेकिन उत्तर देते वक्त जो हमारा भाव होता है, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होता है, उसे हम देख नहीं रहे होते, उसे सामने वाले ही देख रहे होते हैं। चलें, इंटरव्यू में ये सबसे बड़ा प्रश्न है, और प्रश्न होता है अभ्यर्थी के लिए। बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि जब मैं उत्तर नहीं जानता हूं तो क्या करें। तो उत्तर नहीं जानने के क्रम में उत्तर नहीं जानने के क्रम में 3 चीज़ें मुझे करना है। प्रश्न आप लोग लिख चुके हैं। मेरा प्रश्न है कि अगर उत्तर नहीं जानते हैं तो क्या करें। फिर उसके बाद आएंगे जानते हैं तो क्या करें। कई बार तो ऐसा ही नहीं होता है कि आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो आपको पता है। तो जब पता हो तब क्या करें, और नहीं पता हो तो क्या करें। तो पहला यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि हमें उत्तर पता नहीं है तो क्या करें। तो इसके लिए 3 टिप्स है जो आपको करना है। पहला कि अगर मान लीजिए कि उस उत्तर के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते, तो उस समय में आपको सॉरी कह देना है। कोई दिक्कत? पहला विकल्प ये है कि हमें सॉरी कहना है। ठीक है। दूसरा विकल्प है कि उस उत्तर के बारे में हमें कुछ कुछ पता है, हम उस उत्तर के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हैं कि उसका यही उत्तर होगा, लेकिन हमें कुछ पता है। तो हम बोर्ड के अनुमति से हम उस पर अपना विचार रख सकते हैं। एक विकल्प हमारा ये है कि हम उत्तर देने का क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। कोई भी प्रश्न का उत्तर अगर हम नहीं जानते तो यही 3 विकल्प मेरे पास है। एक विकल्प है कि जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता तो हम वहाँ सॉरी कह देते।
दूसरा है कि अगर मुझे थोड़ा बहुत उसके बारे में पता है तो हम अध्यक्ष की अनुमति से, बोर्ड की अनुमति से हम उसको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उत्तर का प्रयास करना। ठीक है। तीसरा है कि अगर मान लीजिए कि बोर्ड हमारा सहज है, इंटरव्यू हमारी सहज चल रही है, तो उस स्थिति में हम बोर्ड से हिंट्स मांग सकते हैं, देने का निवेदन कर सकते हैं कि उससे मिलते जुलते जो प्रश्न हैं ऐसे कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर हमारा इंटरव्यू सहज है, कोई दबाव में नहीं है, अभी तक हमने सही से इंटरव्यू को फेस किया है, तो उस परिस्थिति में हम बोर्ड से इंटरव्यू देने का, हिंट्स देने का निवेदन कर सकते हैं। हिंट्स देने का, आंसर देने का नहीं, हिंट्स देने का, जैसे मिलते, हाँ, हम निवेदन कर सकते हैं, हम मांग नहीं सकते। मांगने में और निवेदन में अंतर है। हम उनको हिंट्स देने का निवेदन कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, दोनों ही स्थिति में हम क्या करेंगे फिर इसमें बताएंगे। ये तो केवल एक प्रश्न हुआ कि उत्तर नहीं है तो हमें 3 काम करना है। पहला, बिल्कुल ही नहीं जानते तो सॉरी कहना है। तीसरा कि हमें अनुमति से, निवेदन करके अनुमति से हमें उत्तर देने का प्रयास करना है। तीसरा कि हमें उन्हें हिंट्स देने का निवेदन करना है। चलें, अब आइए यहाँ पर हम हिंट्स का निवेदन करेंगे। चलें, अब यहां पर फिर पहला आइए कि अगर सॉरी कहते हैं तो मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा? अगर मान लीजिए कि मैं किसी प्रश्न का उत्तर सॉरी कह रहा हूं कि मैं नहीं जानता, कि मुझे पता नहीं है, या मुझे माफ़ करेंगे श्रीमान, या सॉरी सर, जो भी आप कह रहे हैं, तो ये कहते वक्त आपके चेहरे का जो भाव है ये महत्वपूर्ण है। सॉरी महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न में सॉरी महत्वपूर्ण नहीं है। सॉरी हो सकता है क्योंकि आप मानव हैं, और मानव को सब कुछ जानने की एक सीमा है, ये पहले ही हमें समझना है। तो उस स्थिति में हमें हमारे फेस पर, हमारे चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर में उस सॉरी के बाद जो प्रतिक्रिया होगा या सॉरी कहते वक्त जो आपके अंदर में फीलिंग्स होगी उसका प्रेजेंटेशन आपके मॉनिटर पर होगा। चेहरा तो हमारा मॉनिटर वही होता है, आपके मॉनिटर पर होगा और वो बड़ा अहम रखेगा। ठीक है, तो सॉरी कहते वक्त 2 भाव होता है। सॉरी कहते वक्त जब हम कहते हैं तो सॉरी कहते वक्त यहाँ पर 2 भाव बनता है। ठीक है, यहाँ 2 भाव है। एक भाव है ग्लानि की और एक भाव है अति आत्मविश्वास की। ये 2 भाव बनेंगे, तीसरा और कोई भाव नहीं बनेगा। जब आप सॉरी बोल रहे होंगे तो आपके अंदर में एक अपराध बोध होगा कि मैंने उत्तर नहीं दिया, पता नहीं मेरा क्या होगा, बोर्ड के वाले लोग क्या सोचेंगे। ऐसे ढेर सारे जो मानसिक उथल पुथल है वो होगा। तो
तो यहां पर आपके अंदर में एक अपराध बोध होगा, ग्लानि होगी। एक ग्लानि होगी। और दूसरा क्या होगा? तो दूसरा होगा अति आत्मविश्वास का, जिसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस का। ठीक है, अति आत्मविश्वास। आ सकता है, ये भी तो एक पर्सनालिटी का दोष है। जैसे कि कल मैंने बताया था आप लोगों को कि बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी विगत कई वर्षों से जो मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ, मॉक इंटरव्यू का कोऑर्डिनेट करता हूँ, संचालन करता हूँ, खुद रीड करता हूँ, तो मैंने ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी को देखा है कि सॉरी कहने के बावजूद भी उसके बॉडी पर एक केयरलेस रहता है। अच्छा नहीं दिए, नहीं दिए, क्या बात है? जो ओवर कॉन्फिडेंस, हम नहीं दिए, ये होना चाहिए, लेकिन ये दोनों चीज नहीं होना चाहिए। आदर्श स्थिति क्या होगा? आदर्श स्थिति होगा कि आपके चेहरे पर उस समय में भी विनम्रता झलकनी चाहिए कि हाँ, हम इस चीज़ को नहीं जानते हैं। तो न तो अपराध बोध की स्थितियाँ में हमारा बॉडी जाए, मानसिकता जाए, हमारा फेस जाए, और न ही ओवर कॉन्फिडेंस में हमारा फेस जाए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए कि एक सामान्य होना चाहिए कि हाँ, मैं नहीं दिया है उत्तर। नहीं, यही तो मेंटेन करना है। कल जब आप अधिकारी बनेंगे, कल आप सीनियर डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, तो हमेशा अपनों के बीच तो काम नहीं करना होगा। और इंटरव्यू, कल मैंने ये बात आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी, सारे लोगों को बताया भी था कि जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। 30 मिनट में मैक्सिमम आपकी अगर इंटरव्यू होगी तो 30 से 40 मिनट की होगी। इस 30 से 40 मिनट में किसी भी व्यक्ति की किस स्तर के ज्ञान का पता लगाया जा सकता है? क्या 10 क्वेश्चन पूछ करके किसी व्यक्ति का ज्ञान का वास्तविक मूल्यांकन हो सकता है? हो सकता है जो 10 प्रश्न पूछा गया हो वो 10 प्रश्न आपके अनुसार बैठा हो और आप उसका उत्तर दे दिया हो, तो क्या उससे व्यक्तित्व का जो गुड एस्पेक्ट है क्या वो निकल कर आ जाएगा, या व्यक्तित्व का जो नकारात्मक एस्पेक्ट है क्या वो निकल कर आ जाएगा? नहीं आएगा। वास्तव में हमारे व्यक्तित्व के जो अच्छे और बुरे पहलू हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं इंटरव्यू हमसे 30 मिनट के संवाद में। और इंटरव्यू का सामान्य जो अर्थ है, इंटरव्यू आंतरिक दृष्टि, और ये जो आंतरिक दृष्टि है वो एक दिन का तो परिणाम होता नहीं है। हाँ, अभी हम लोग प्रयास से, प्रैक्टिस से, मॉक इंटरव्यू से, मॉक ड्रिल से इसमें ढेर सारा परिवर्तन कर लेंगे। तो यही चीज़ें तो है कि हम असामान्य परिस्थितियों में भी सामान्य रहें। मैंने कल से आपको यही बता रहे हैं कि इंटरव्यू असामान्य परिस्थिति में सामान्य बुद्धिमत्ता का परीक्षण है। सामान्य परिस्थिति में तो सामान्य बुद्धि सबके काम करते हैं, जिसको हम लोग इंटेलिजेंसी कहते हैं। तो इंटेलिजेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि सामान्य परिस्थिति में आप काम कैसे कर रहे हैं। इंटेलिजेंसी का मतलब होता है कि जब आप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आपकी बुद्धि कैसे काम कर रही है।
और उस समय में भी अगर सामान्य और सहज ढंग से आप काम कर रहे हैं तो आप बुद्धिमत्तापूर्ण है, बुद्धि है। तो इंटरव्यू इस 30 मिनट में आपके व्यक्तित्व का बुद्धि परख टेस्ट है। यही तो दो पर प्रैक्टिस करना है। जब आप सॉरी कहेंगे तो ये तो दो ही चीजें होगी इसमें। तीसरा और क्या होगा सो बताइए। तीसरा तो आपके अंदर और कुछ नहीं होगा। तो हमें इस बीच वाले व्यक्तित्व में आना है। ओवर कॉन्फिडेंस होना इसका मतलब ये दिखाएगा कि अगर मान लीजिए कि आपसे प्रशासनिक कार्य व्यवहार में कोई भूल हो जाए तो आपको उसका कोई पश्चाताप नहीं होगा। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब यही हुआ। अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। तो आपकी जो पर्सनालिटी होनी चाहिए वो केयरलेस पर्सनालिटी होना चाहिए या केयरफुल पर्सनालिटी होना चाहिए, क्योंकि आप समाज के सर्वे सर्वा बनेंगे, समाज के निर्णायक बनेंगे आप। तो उस स्थिति में आपका जो व्यक्तित्व हो वो केयरलेस व्यक्तित्व हो, पर्सनालिटी हो या केयरफुल पर्सनालिटी हो। तो केयरफुल पर्सनालिटी के लिए केयरलेस कॉन्फिडेंस तो नहीं चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक है। और अपराध बोध भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज्ञान की एक सीमा है, वो अल्टीमेट है नहीं। और हमारे अंदर मानवीय सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर की एक नेचुरल लिमिटेशन है। तो हमें इन बातों को समझना चाहिए कि इन दोनों के बीच में हमें रहना चाहिए, और इसका हम लोग प्रयास करेंगे। इसी को तो हम लोग मॉक इंटरव्यू में देखेंगे आपके अंदर। ये जो हमारा कॉमन क्लास है वो यही बताने का है। इसके बाद जब हम लोग मॉक इंटरव्यू लेंगे तो आपके जो साथ ही साथ मॉक इंटरव्यू में प्रत्येक जो इंटरव्यू होगा उन सारे लोगों का रिकॉर्ड जो है सो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। आपका वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। उस वीडियो रिकॉर्डिंग से आपके जो बॉडी एक्सप्रेशन है, फेस एक्सप्रेशन है, ये आपको बताया जाएगा। अपने यहाँ की इंटरव्यू एक अलग तरह की होती है, जब आप लोगों के साथ फिर होगा मॉक, जब देखें तब देखेंगे। तो इसी को तो हमें दूर करना है। ये आपको पता नहीं लगेगा कि मैं अपराध बोध में हूँ या फिर केयरलेस में हूँ। वैसे कुछ लोगों में पता लग जाता है, फिर भी उनका वो आदत होता है, वो छोड़ते नहीं हैं। बहुतों सारे मुझे याद है कि 56वीं से 59वीं में और 60 से 62वीं में 3-4 लोग ऐसे लोग थे कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट रहते थे कि इनके ऊपर में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था। वो ओवर कॉन्फिडेंट इतना कि हम कैसे बैठे हैं, किस तरह से बैठे हैं, उनको कोई फर्क नहीं। और उसका परिणाम हुआ कि इंटरव्यू में लगातार वो कम नंबर लाते रहे। तब जाकर के लास्ट में जो है 64वीं में सिलेक्शन हुआ है उन लोगों का। तो ये एक बड़ा चीज़ है, ये सब ध्यान देना। इसलिए याद रखिएगा कि इंटरव्यू में सभी प्रश्नों का उत्तर दे देने से आपके इंटरव्यू अच्छे नहीं हो जाएंगे, और सभी प्रश्नों के उत्तर ना भी देने से इंटरव्यू अच्छा नहीं हो जाएगा। इंटरव्यू अच्छा होगा कि वो 30 मिनट में आपके वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर कैसा रहा। ये दोनों का परिणाम होता है इंटरव्यू, केवल अकेले नहीं। आपने उत्तर कैसा दिया, और उत्तर देने और न देने के स्थिति में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई इस इंटरव्यू कक्ष में, उस वातावरण को आपने कैसे मैनेज किया, कैसे हैंडल करी, ये महत्वपूर्ण होता है। चले तो सॉरी जब कहेंगे तो दो बात आ गई हमारे बॉडी पर। हमने तो मुंह से एक बार कह दिया सॉरी, लेकिन चेहरे पर ये भाव रहेगा,
तब तक जब तक कि दूसरा कोई प्रश्न आएगा नहीं और हम सहज नहीं होंगे। इसीलिए हमें सॉरी कहने के बाद इन दोनों स्थितियां में नहीं जाना है, याद रखिएगा। इस दोनों स्थिति से आप बचेंगे और एक अपने अंदर पर इंटरव्यू के उस समय में एक सामान्य आत्मविश्वास बनाए रखेंगे। जो एक सामान्य आत्मविश्वास है उसको आप बनाए रखेंगे। आगे चलें। अब आइए, अब दूसरा है कि उत्तर न देने की स्थिति में जो दूसरा कंडीशन बनेगा वो बनेगा कि हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उत्तर देने के प्रयास करने का मतलब है कि आप परिस्थिति से लड़ना जानते हैं और अधिकारी के तौर पर इस व्यक्तित्व का अहम भूमिका होती है। क्योंकि आज तक जो व्यक्ति विश्व में अपना नाम किया या मानवीय समाज को एक अलग ऊंचाई पर दी, तो वो चुनौतियों का सामना करते हैं। ठीक है, तो उत्तर देने का प्रयास का मतलब है कि मेरे पास उत्तर तो नहीं है, लेकिन हम उस उत्तर को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब हम उस दिशा में अपने तर्क, विवेक और बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि हम उस प्रश्नों का समाधान कर सकें। प्रशासकीय कार्य व्यवहार में कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने में असहज परिस्थितियां आती हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन आप उस जवाब को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं और हम उस ढूंढने के क्रम में उसका उत्तर ढूंढ लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर यह प्रयास हो कि आप जुझारू हैं। इससे आपके व्यक्तित्व का क्या मूल्यांकन होगा कि आप अगर मान लीजिए कि यहाँ उत्तर निवेदन से उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जुझारू हैं, आप उत्तर देना चाह रहे हैं और इस क्रम में आपका एक सार्थक प्रयास नजर आए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इस सार्थक प्रयास में हम विफल रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब मैं उत्तर कुछ दे रहा होता हूं तो उत्तर देने के बीच के क्रम में हम अस्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो उस स्थिति में फिर हम वहाँ बड़ा निवेदन पूर्वक, विनम्र पूर्वक यह कह सकते हैं कि हम इन चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, हमें माफ़ करेंगे, क्षमा करेंगे, कोई दिक्कत। तीसरा स्थिति बनता है कि हिंट्स देना। तो हिंट्स मिले तब भी, ना मिले तब भी, दोनों ही स्थिति में हमें बोर्ड को धन्यवाद देना है। अगर वो हिंट्स दिए तब भी धन्यवाद, या जो सदस्य दिए उनको धन्यवाद। बात समझ गए? और अगर नहीं दिए, कहा नहीं कोई हिंट्स नहीं दे, तब भी धन्यवाद। ठीक है, और धन्यवाद कहते हुए हम फिर से इस पहले वाले पोजीशन में आ जाएंगे। कोई दिक्कत? तो एक प्रश्न, एक व्यक्तित्व का एक जो गुण है, हम लोग उसे समझे कि अगर मान लीजिए कि हमें कोई प्रश्न पूछा जाए, उस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं जान रहा हूं, तो उस स्थिति में हमें ये काम करना है। चलें, अब दूसरा यहाँ प्रश्न है कि अगर हमें उत्तर आ रहा हो तो क्या करें। मान लीजिए कि प्रश्न उत्तर आ रहा हो तो क्या करें। तो उत्तर आ रहा हो, सामान्य रूप में अगर मैं आप लोगों से ही ये बात पूछूं
अगर उत्तर आएगा तो क्या करेंगे? जैसे कि मान लीजिए कि बोर्ड ने आपसे कोई प्रश्न पूछा, ठीक है ना, कोई भी प्रश्न जिसका उत्तर आपको पता है, ठीक है, तो व्यक्ति के चेहरे पर क्या हो जाएगा कि अच्छा मैं इसको जानता हूं, मैं देख लूंगा, ऐसा भाव, या ओवर क्या उत्साह का भाव, जल्दबाजी का भाव। ठीक है, तो वहां जल्दबाजी की भाव आ जाएगी कि हम वहां पर यह होगा कि प्रश्न कितना जल्दी खत्म हो कि हम उत्तर दे दें, या खत्म हो भी ना हम उत्तर देने लगते हैं। तो ये नहीं करना है। इसीलिए जब उत्तर आ रहा हो तो उस स्थिति में हमें 2-3 काम नहीं करना है। पहला कि मुस्कुराना नहीं है, जिससे कि पता लगे कि नहीं हमको आ रहा है। तीसरा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। तीसरा जो पार्ट है वो हमें अति उत्साह में नहीं जाना है, कोई दिक्कत तो नहीं। और पांचवा, हमें संपूर्ण प्रश्न समाप्त होने का शालीनता से इंतजार करना है। चलें, तो इन चीज़ों को नोट कर लें कि अगर उत्तर आ रहा हो तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला कि मंद मंद मुस्कुराना नहीं चाहिए। लोग मुस्कुराने लगते हैं, अच्छा मेरी बारी आ गई, अब तो मैं बोर्ड को देख ही लूँगा। नहीं। दूसरा कि जल्दबाजी हो जाता है। और तीसरा जो होता है वो हम अधिक उत्साह में आ जाते हैं, हमारे चेहरे पर एक अलग उत्साह की भाव आ जाती है। ठीक है, और कई बार हम प्रश्न समाप्त होने का भी इंतजार नहीं करते, हम उत्तर देने लगते हैं जो गलत है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो उत्तर अगर आपको आ रहा हो तो आप क्या करेंगे? और भी शालीन हो जाएंगे, और भी विनम्र होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर विनम्रता में और दासत्व में अंतर है। आपको विनम्र होना है, दासत्व नहीं होना है। ये बताएंगे हम। बहुत सारे लोग जब इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करते हैं तो उस समय में जो उनका अभिवादन करने का जो तरीका होता है वो स्वाभाविक अभिवादन न हो करके एक चापलूसी वाला अभिवादन होता है। अभिवादन के भी कई तरीके होते हैं। हम इंटरव्यू के इन कॉमन क्लास के माध्यम से शारीरिक भांग भंगिमा का, बॉडी लैंग्वेज का हम पूरा का पूरा जो शांगोपांग चीज़ें हैं वो आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश से लेकर बाहर होने तक आपके शारीरिक जो विन्यास है उसकी भूमिका अहम होती है। ठीक है। तो इसीलिए वहाँ विनम्र भाव होना है, दासत्व वाला भाव नहीं। ठीक है। इन सब पर हम लोग काम करेंगे और ये सारा काम जो प्रैक्टिकली होगा वो होगा मॉक इंटरव्यू से, जो हम लोग आगे करेंगे। अब यहाँ तीसरा है कि ये तो हो गया कि उत्तर हमें आ रहा है और उत्तर नहीं आया, इस दो स्थितियों में। चौसठवीं का जो मॉक इंटरव्यू ले रहे थे तो एक
बच्चा था, मुझे लगता है कि पूरे 30 मिनट के इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू में, मुझे लगता है वो 30 बार एक्चुअली शब्द का उपयोग किया होगा। एक्चुअली मैं ये हूँ, एक्चुअली मैंने वहाँ से पढ़ा था, एक्चुअली मुझे ये करना था लेकिन एक्चुअली मैं यहाँ आ गया। तो इंटरव्यू में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका हमें प्रयोग नहीं ही करना है तो अच्छा है, और अगर ना छूटे, हो भी जाए तो बहुत कम हो तो अच्छा है, नहीं तो ये सारी चीज़ें व्यक्तित्व के लिए क्या हो जाते हैं, थोड़ा नकारात्मक होते हैं। कोई दिक्कत? तो अगला जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि इंटरव्यू में कौन सा शब्द ना बोलें। इसमें पहला है एक्चुअली, आई नो, बेसिकली, क्योंकि, मैंने आपको कहा था, मैंने इससे भी पहले उत्तर में ये बात बोला था, इस तरह के शब्द नहीं बोलने हैं। इस तरह के शब्द बिल्कुल ही नहीं बोलने हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अगर ज़रूरत पड़े तो बहुत कम बोलना है। प्रयास ये करना है कि मुझे इसकी ज़रूरत ना पड़े, चाहे अपने बारे में कुछ बताते वक्त, या किसी प्रश्न के बारे में बताते वक्त, या किसी विचार को रखते वक्त, इन सारे शब्द की ज़रूरत कम पड़े, नहीं पड़े। और कुछ ऐसे बातें होती है जो हमारी आदत में होती है। ये शब्द जनरली बोलने में लोगों में क्या होती है, आदत में होती है। तो अगर हमारे व्यक्तित्व में ये चीज़ें हैं और आप लोगों में ऐसा है तो हम इसे अभी से दूर करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? अब आइए, अब मान लीजिए कि मैं तर्क रख रहा हूं, कोई विचार रख रहा हूं, तो ये मेरा मत है, ठीक है, ये मेरा मत है कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो ये हम बोल सकते हैं। और इसको भी बार बार नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आपको एक बात ध्यान में रखना है, कार्य व्यवहार के संदर्भ में हमारे जो प्रशासक होते हैं वो हमारे सरकार के सलाहकार होते हैं। और उस स्थिति में सलाह की भाषा में, आदेश की भाषा में अंतर होता है। तो हमारी जो भाषा होनी चाहिए वो सलाह की भाषा होनी चाहिए। हम शब्दों के चयन करते वक्त इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम सलाह दे रहे हैं, हम निर्णय नहीं सुना रहे हैं।
क्योंकि हमारी व्यवस्था में निर्णय कोई और लेते हैं और हर हायरार्ची में निर्णय का अलग अलग प्रारूप है। इसलिए वहाँ आवश्यक इस बात की होती है कि हम अपने बातों को कैसे रख रहे होते हैं। एक ही शब्द के प्रेजेंटेशन से शब्द सलाहकारी, आदेशात्मक, ऑर्डरेबल अलग अलग भाव में आ जाएगा। एक ही बात में, जैसे कि मान लीजिए कि आप भारतीय संविधान की ही बात करेंगे तो एक ही लाइन का प्रेजेंटेशन उसे मौलिक अधिकार बना देता, उसे डीपीएसपी बना देता, उसे मौलिक कर्तव्य बना देता। केवल वो लास्ट का लाइन भाव। तो इसीलिए जब मैं अपना उत्तर रख रहा हूं कहीं तो आप बोर्ड के सामने रख रहे होते हैं और बोर्ड सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो उस समय में जब आप अपना विचार, व्यक्तित्व, तर्क रख रहे होते हैं तो वो एक सलाहकारी तर्क में हो। ऐसा नहीं लगे कि आपने कोई निर्णय ही सुना दिया कि मैंने जो कहा वो एकदम आपको मानना ही मानना है, या इसे आप नहीं मानेंगे तो मैं आपको देख लूँगा। इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए, या उसको देते वक्त ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ ऐसा किसी के पास है ही नहीं। बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके पास ऐसी बातें हो जाती हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों से बचना है और इन शब्द को प्रयोग इंटरव्यू में हमें नहीं करना है या बहुत ही कम करना है। चलें अब यहाँ पर फिर दूसरा है पार्ट, इतनी सारी चीज़ को लेकर के अब आ जाएंगे इंटरव्यू का दिन। मैंने इतना सारा चीज़ कर करके अपने आप को तैयार कर लिया है, अब इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे हैं। वो दिन आ गया है जिस दिन हमें इंटरव्यू देने जाना है। अब जिस दिन हमें इंटरव्यू जाना है, देना है, जिस दिन देना है उस दिन हमें कुछ काम करना है। ये उस दिन की बात है जिस दिन मेरा इंटरव्यू होगा, जिस दिन आप लोगों का इंटरव्यू होगा उस दिन की बात है ये। आपको ये सोचना है। तो अब यहाँ पर जब आप इंटरव्यू का जो दिन है, इस इंटरव्यू के दिन में जो डेट है आपका, उसे देखना है कि यह डेट में कोई दिवस तो नहीं है। जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्या उस दिन कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो नहीं है? अगर है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन। पहला पॉइंट कि अगर वो दिवस है उसे जानना। ठीक है। अब उस दिन के न्यूज़पेपर का मुख्य न्यूज को बनाकर रखना। कई बार ये भी प्रश्न हो सकते हैं कि क्या आपने आज का कोई अखबार पढ़ा है या अखबार पढ़ा है, उसका मुख्य न्यूज क्या था। ठीक है। तो जिस दिन, तो उस दिन का अखबार
और अखबार का कौन सा सेक्शन तैयार करना है हमें? तो अखबार को तैयार करते वक्त इसमें मुख्य पृष्ठ, की पहली प्रायोरिटी, इसके बाद आप बीपीएससी के इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस दिन बिहार सरकार का अगर कोई निर्णय हो वो मुझे देख लेना है, चाहे प्रशासन के रूप में हो, समाज कल्याण के रूप में हो, सामाजिक विन्यास के रूप में हो, या कोई भी निर्णय हो। तो उस दिन के सरकार का निर्णय ठीक है। उस दिन का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटना अगर कोई हो तो ठीक है, आप इंटरव्यू देने गए जा रहे हो और उस दिन से एक दिन पहले यूक्रेन आत्मसमर्पण कर दिया हो या रसिया पीछे हट गया हो, तो नज़र डालना है, केवल वो देखना है। इसके अलावा जो आपका अगर खेल है तो देख लेना है, और आरबीआई का अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय है तो उसे भी देख लेना है। आरबीआई ने कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया हो, कोई मौद्रिक नीति में परिवर्तन किया हो, कोई अंतर्राष्ट्रीय जो लेन देन है उसमें कोई परिवर्तन किया हो, तो आप उसे देख लेंगे। तो इसका एक बिंदुवार बना लेंगे। कोई दिक्कत? अब इन सब के अब यहाँ से इंटरव्यू के दिन अब हम इंटरव्यू के पास इंटरव्यू बोर्ड से जाने से पहले अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके उस कक्ष का इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ हमारा व्यक्तित्व का निर्णय होगा, व्यक्तित्व का मूल्यांकन होगा। उस इंतज़ार के क्रम में जब हम कक्ष में इंतज़ार कर रहे होते हैं तो अपने बारी का इंतज़ार करते वक्त कई घटना घटती है। एक तो जब आप इंतज़ार पहला इंटरव्यू होगा जिन लोगों का, वो लोग थोड़ा घबराएंगे। क्या होगा? बार बार टॉयलेट भी जाने की इच्छा होगी। तो आपको ये सोचना है उस समय में, अगर आपको घबराहट महसूस हो तो आपको ये सोचना है कि पहला कि इसका तो मैं इंतज़ार कर रहा था वर्षों से, और दूसरा जो इंटरव्यू लेंगे वो भी तो हमारे ही जैसे कोई व्यक्ति हैं। फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संवाद के बीच में मैं क्यों घबराऊं? और तीसरा कि मुझे क्या पूछेगा। तो क्या कोई भी व्यक्ति संपूर्ण होता है? ये तीन बातें सोचना है। इंटरव्यू आपकी बारी आने से पहले जब आपको ये तीन चीज़ें हो तो आपको यही तीन बातें सोचनी है कि सारे लोग संपूर्ण तो नहीं होते हैं। अब तब तक जो वॉचमैन हैं आपके नाम को बुलाएंगे। अब आप वहाँ पहुँचेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे और इन करेंगे। कोई दिक्कत? तो अगला प्रश्न है कि यहाँ दरवाज़ा खोलते वक्त और इन करते वक्त
मुझे क्या करना चाहिए? कोई दिक्कत तो नहीं? तो लिख लिया जाए। प्रश्न बना लिए? कोई दिक्कत? दरवाज़ा खोल करके प्रवेश करते वक्त जो अभिवादन है कि मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर, उन अभिवादन से हम प्रवेश करें। अभिवादन होगी, पहुँचेंगे, और उस समय में अध्यक्ष का अभिवादन करते हुए, सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए हम बैठने का इंतजार करेंगे। हम बैठेंगे नहीं, क्या करेंगे? हम इंतजार करेंगे जब तक कि हमें बैठने के लिए कहा न जाए, और बैठने के लिए कहे जाने के बाद धन्यवाद देते हुए हम बैठेंगे। बैठने जाने के बाद एक बात का ध्यान रखना है कि हम जिस तरीके से बैठें उस तरीके में बार बार परिवर्तन ना करें। ठीक है? जैसे अपने बॉडी को बार बार उठाना, अपने हाथ के पोस्चर को चेंज करना, या मान लीजिए अपने पैर को चेंज करना, ये सब असहजता का, बेचैनी का प्रतीक होता है। इसलिए हमें ये काम नहीं करना है। कोई दिक्कत? तो बैठने के बाद क्या नहीं करेंगे, ये ध्यान में आया आप लोगों को? क्या चीज? हाँ बिल्कुल, वो रहते हैं, डिस्टेंस रहेंगे। इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पहली भी बार असहजता न हो। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि क्या मैं सर अपने पैर को दूसरे पैर पर फोल्ड करके क्या बैठ सकता हूँ? तो जो पुरुष लोग हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जो महिला प्रत्याशी हैं वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है? हम सहज भाव से बैठ सकते हैं, सहज रहें, और ये 30 मिनट तक सहज भाव बने रहें। चलें? अब इस यहाँ तक होने के बाद वो प्रक्रियाएं प्रारंभ होगी जो कल से लेकर आज तक चर्चा कर रहे किए हैं हम लोग। इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इंटरव्यू समाप्त होगी, और इंटरव्यू समाप्त होने के बाद अब हम बाहर जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्न और है। वो प्रश्न ये है कि जवाब देते वक्त हम अपना आई कांटेक्ट कैसे बनाकर रखें, किस पर बनाकर रखें, किन किन पर बनाकर रखें। तो अगर मान लीजिए कि प्रश्न तथ्यात्मक हो, प्रश्न क्या हो? तथ्यात्मक हो, फैक्चुअल हो, जिसका आपने एक बार में उत्तर दिया हो, तो उस समय में आप जिन सदस्यों का प्रश्न हो उनका उत्तर दे करके, उनकी तरफ देखकर, उनके साथ आंख मिलाकर उनको उत्तर देकर आप अपने नॉर्मल पोजीशन में आ सकते हैं। और अगर उत्तर लंबा हो, विश्लेषणात्मक हो, वैचारिक हो, तो उस स्थिति में हम सभी सदस्यों से कांटेक्ट कर सकते हैं।
हम केवल चेयरमैन पर ही अपना फोकस नहीं करेंगे, हम उनके साथ साथ सभी लोगों के साथ जो कांटेक्ट है उसको क्या करेंगे, बनाकर रखेंगे। ठीक है। इंटरव्यू समाप्त होने के बाद इन बातों को लिख लीजिए आप लोग। चले हम लोग, अब इंटरव्यू समाप्त होगा। बोर्ड को धन्यवाद देंगे, हमें जाने के लिए कहा जाएगा। जाने के कहे जाने के बाद सभी लोगों का फिर से अभिवादन करते हुए हम कक्ष से बाहर होंगे और कक्ष से बाहर होते वक्त हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हमें जब इंटरव्यू कक्ष छोड़ने के लिए कहा जाएगा तो इंटरव्यू कक्ष छोड़ने के बाद जब हम चेयर से उठेंगे तो बाहर जाते वक्त हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और बाहर तक पहुंचने तक हम अपनी संपूर्ण विनम्रता को बनाए रखेंगे। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, इस समय में ये भी हो सकता है कि जब आप कक्ष से बाहर निकल रहे हों तो आपस में बोर्ड बात करने लगे या फिर वो हंसने लगे। तो उस स्थिति में हमें और भी पलट कर नहीं देखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि जैसे ही आप पलटेंगे या पलट कर देखते हैं तो ये आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। ठीक है। और दूसरा बात जो एक इंटरव्यू के दौरान होता है, कई बार जब आप उत्तर दे रहे होते हैं, देते हैं, तो उस समय में प्रश्न पूछने के बाद जब आप उत्तर देते हैं या दे दिए रहते हैं तो इंटरव्यू के सभी सदस्य आपस में बातचीत भी करने लगते हैं। उस समय में आप वहाँ बैठे रहते हैं, वो अपने में बातचीत करने लगते हैं। उस समय में उन लोगों की बातचीत में हमें कुछ नहीं बोलना है, ये भी ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग उसमें अपना मत देने लगते हैं। ठीक है। तो उस स्थिति में हमें कुछ नहीं बोलना है, हमें चुपचाप उन स्थितियों का मूल्यांकन करना है, केवल सुनते रहना है। कोई दिक्कत? तो ये हमारा इंटरव्यू का एक चरण हुआ। अब इंटरव्यू के लिए जो सबसे बड़ा चीज़ है, जो आप यह कह सकते हैं कि बहुत ही आवश्यक चीज़ है, वो है हमारा कंडीशनल प्रश्न। जब हम इंटरव्यू के कक्ष में पहुंचते हैं, वहाँ से लेकर के जब इंटरव्यू समाप्त हो जाती है तो मेरे मन को बेचैन किया रहता है, सभी अभ्यर्थियों के मन बेचैन रहते हैं कि हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे जो सिचुएशन पर आधारित होता है, कंडीशन पर आधारित होता है, जो परिस्थिति पर आधारित होता है। कोई दिक्कत तो नहीं?
तो कंडीशनल प्रश्न को कैसे तैयार करें, अब इस पर आ जाइए। ये इंटरव्यू का लास्ट सेगमेंट है, लास्ट चीज़ें हैं कि हमें जो सिचुएशनल कंडीशनल क्वेश्चंस हैं, जो परिस्थिति आधारित प्रश्न हैं, इन परिस्थिति आधारित प्रश्न के लिए अब हमें सोचना ये है, तैयारी के दौरान हम लोग इस बात को करेंगे, इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे, इस पर मेरा ज़्यादा काम होता है आप लोगों के साथ, जिससे कि इंटरव्यू का एक तरह से कहिए तो ये रीड होता है। इन्फॉर्मेशन को न जानना, इन्फॉर्मेशन को न जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हो सकता है आप तथ्य भूल सकते हैं क्योंकि तथ्यात्मक है, लेकिन किसी भी असामान्य परिस्थिति में व्यक्ति का बुद्धि तो काम करता ही है कि नहीं करता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लीजिए कि अभी ऐसा हो नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कि एकाएक यहाँ कोई घटना घटे, भूकंप हो जाए, तो उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति होगा तो उसका अपना एक बुद्धि तो काम करेगा, आखिर वो कहेगा कि मैं नहीं जानता। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुए या कुशीनगर में हुए या कहाँ हुए, ये तथ्यात्मक है, ये हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं नहीं जानते। लेकिन 10 व्यक्ति ने आपको पकड़ लिया, उस व्यक्ति में अब आपको क्या करना है, उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इसे किताब में नहीं पढ़ा था या मैंने अखबार में नहीं देखा था। क्या इसके लिए कोई बहाना बनाया जा सकता है? इसीलिए व्यक्तित्व परीक्षण का ये सेगमेंट बहुत ही अहम होता है, क्योंकि इसमें आपकी बहाना नहीं चलेगी। आप ये कह ही नहीं सकते कि इसको मैं नहीं जानता, कि मैं क्या करूं। इसमें सॉरी कहाँ बोलेंगे आप? आपको अगर सिचुएशन दे दिया जाए, एक सामान्य तर्क बुद्धि आपको बुद्धि के लिए कि आप डीएसपी हैं या सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं और कहीं पर कोई सांप्रदायिक भीड़ ने आपको घेर लिया, अब आप क्या करेंगे? तो उस समय में आप क्या कहेंगे कि सॉरी सर मैं नहीं जानता हूँ, या मैंने इसे नहीं पढ़ा है? ये तो नहीं कह सकते आप, आपको यहाँ तो जवाब देना है। तो ऐसे प्रश्नों को जब हम लोग तैयार करेंगे तो सेवा के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे, जो आपका चॉइस होगा उसके अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। और सिविल सेवा के इंटरव्यू दो ही चीज़ पर निर्भर करता है, बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा, चाहे वो बीपीएससी का हो या यूपीएससी का हो। यूपीएससी का भी जब आप इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पर में भी बोर्ड प्रशासकीय सेवा के इर्द गिर्द ही आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। इसीलिए प्रशासकीय जो कार्य व्यवहार है उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है और उसके अकॉर्डिंग जो है सो हम लोग काम करेंगे। तो इससे जुड़े हुए जितने भी महत्तम प्रश्न होगा, इन प्रश्नों को हम लोग तैयार करेंगे और यहाँ सॉरी नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। जब इस तरह के प्रश्न आए आपके सामने, और आएगा ही इंटरव्यू में, तो आप इस प्रश्न पर सॉरी नहीं कहेंगे, क्योंकि इस प्रश्न पर सॉरी कहना व्यक्तित्व का सबसे नकारात्मक पहलू होता है। ठीक है? तो किन किन परिस्थितियों में हमें कौन कौन सा कदम उठाना है, क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये हम लोगों ने जाना। अब यहाँ से हम लोग ये सामान्य इंटरव्यू का जो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो सभी को जानने की ज़रूरत है, सभी के लिए आवश्यक है,
अब यहाँ से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दोबारा सेगमेंट, वो स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट और उसमें शुरुआत करेंगे जो सामान्य विषय है वो। कोई दिक्कत? और सबके अलग अलग प्रश्न, सबके अलग अलग उत्तर। कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम लोग फिर अगली परिचर्चा फिर अगली कड़ी में करेंगे। आज की परिचर्चा को फिर यहाँ विराम देते हैं और फिर हम लोग जल्द ही एक नई परिचर्चा के साथ फिर शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। अगर कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं।